एक मिनट यार। ओके, एक बार प्लीज कंफर्म कर देना ऑडियो या वीडियो में कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है आज क्लास को लेकर। एक मिनट। हाँ, ओके, एक बार प्लीज कंफर्म कर देना ऑडियो या वीडियो को लेकर कोई भी दिक्कत, फिर अपने क्लास शुरू करें। यस, गुड इवनिंग। एक बार प्लीज कंफर्म कर देना ऑडियो वीडियो को लेकर कोई भी दिक्कत, अदरवाइज अपनी क्लास शुरू करें। ठीक है, चलिए। सी, अपने पार्ट वन और पार्ट टू जजमेंट, क्रिमिनल की जजमेंट का कर लिया है। आज अपने इसको आखिरी बार करेंगे। मैं आपको ये मान लो भाई, ये आप जो भी आप लिखोगे आज, मतलब जो भी पार्ट वन पार्ट टू कैसे लिखना है, क्या क्या वर्डिंग है, ये मैं एक एक शब्द आपको लिखवाऊंगा। आप में से कोई भी, तो जिस ऑब्वियस आप में से सबने भेजे थे कि क्या कैसे लिखना है, जिन्होंने अच्छा लिखा अच्छी बात है। जिनको ये कि भाई छोटा मोटा कोई एरर है तो वो आप यहाँ से सुधार लेना। ये आपका, ये अपने मान सकते हैं भाई, जो आज आप लिखोगे इसको आप फाइनल मान लेंगे भाई, इसी पैटर्न को फॉलो करना है, इसी लैंग्वेज को फॉलो करना है, इसी तरीके को फॉलो करना है। ठीक है। आपका कोई भी सवाल रहे, कोई भी डाउट रहे, कुछ भी पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद फिर अपने जो आगे का प्रोसेस है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो एज यूजुअल अपने पहले एक केस के फैक्ट बना लेते हैं। जो केस हमको, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा वैसा सा ये केस बना लेते हैं, ताकि थोड़ा इजी रहेगा। तो केस कुछ ऐसा सा है कि एक पर्सन है जिसका नाम है कपिल। कपिल काम करता है जयपुर में, और कपिल रहता है मालवीय नगर, जयपुर में। कपिल के पास एक बाइक है। बाइक का नंबर है RJ14VY123। ये बाइक का नंबर है। 5 जनवरी 2026 को, जी समर, हेलो, बिल्कुल क्लास चल रही है। आप उसको रिफ्रेश कर लीजिए, अदरवाइज गूगल मीट से ज्वाइन कर लीजिए। जो ऑलरेडी जो ग्रुप पे लिंक चल रहा है वही है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकना।
चलिए आ जाइए। तो 5 जनवरी 2026 को वो अपने घर आता है, रात को आता है और सो जाता है। जब वो सुबह उठता है, मॉर्निंग, जब वो मॉर्निंग में उठता है तब वो देखता है कि घर का जो गेट है वो खुला है, बाइक नहीं है, बाइक नहीं है। वो ढूंढता है, नहीं मिलती है, सीधा जाता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन कौन सा? मालवीय नगर पुलिस स्टेशन। वहां जाकर एफआईआर दर्ज करवाता है। एफआईआर दर्ज करवाता है तो एज यूजुअल जांच चल रही होती है। तो इस पुलिस स्टेशन में एक होता है सब इंस्पेक्टर, जिसका नाम है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कमलेश। कमलेश, ये जो सब इंस्पेक्टर है, ये एक दिन नाका लगा के खड़ा होता है तो वहां पर एक बाइक को रोकता है सड़क पे। ये सड़क पे जिस बाइक को रोकता है, बाइक वाले से जांच पड़ताल करता है। जब उसको कुछ डाउट होता है तब वो उसको बाइक को पुलिस स्टेशन ले आता है। और जांच करने पर पता लगता है कि भैया ये पुलिस बाइक को लेकर गड़बड़ है, ये बाइक में कागज वागज पूरे नहीं है। तो ये होता है कि ये जो पुलिस वाला है ये बुलाता है कपिल को, उससे पूछता है क्या ये बाइक तुम्हारी है? कपिल बोलता है हाँ मेरी है। और कपिल इस बाइक के लेकर कागज भी पेश करता है। जो ये बाइक वाला है जो पकड़ा गया, जिसका नाम है आरोपी करण, करण, ये बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो बाइक परचेज की। किससे? मेरे फ्रेंड से। बट ये इस चीज को लेकर कोई एविडेंस पेश नहीं करता। कौन से फ्रेंड से पेश की, परचेज की, कोई उसको पैसे दिए, कुछ भी कुछ नहीं पेश करता। ध्यान देना, पर्सन है कपिल। कपिल जयपुर में काम करता है, मेलवन नगर में रहता है, उसके पास एक बाइक है जिसका नंबर ये है। 5 जनवरी 2026 को वो अपने घर पर आता है शाम को, और जब वो सुबह उठता है, जो कि हम बोल सकते हैं 6 जनवरी 2026 को, वो जब सुबह उठता है तब वो देखता है कि उसके घर का गेट खुला है और बाइक नहीं है। एज यूजुअल ढूंढता है, नहीं मिलती है। वो एफआईआर दर्ज कराने मालवीय नगर पुलिस स्टेशन जाता है, वहां एफआईआर दर्ज करवाता है। उसके बाद जांच चल रही होती है तो इसी मालवीय नगर पुलिस स्टेशन का एक एसआई होता है कमलेश। जो कमलेश एसआई जो है, एक जगह नाका लगा के खड़ा होता है, एक बाइक को रोकता है, उसको डाउट होता है, बाइक वाला कागज वागज कुछ पेश नहीं कर पाता, वो बाइक को सील कर देता है। सीज करके फिर जैसे एज यूजुअल कपिल या जो भी लोग होते हैं उन सबको बुलाया जाता है, उनमें से कपिल भी होता है। कपिल वो पहचान लेता है कि बाइक उसकी है, और कपिल उस बाइक को लेकर कागजात भी पेश कर देता है। इसी के आधार पर माना जाता है कि ये जो आरोपी है, जिसके पास से बाइक, जिसका नाम है करण, उसके पास से बाइक पकड़ी गई है, यही चोर है। पर करण का ये कहना है कि मैंने बाइक चोरी नहीं की है, मैंने तो मेरे दोस्त से खरीदी है। पर इस चीज को लेकर करण कोई भी एविडेंस पेश नहीं कर पाता, कोई भी तथ्य को लेकर कोई भी डाउट, कुछ भी, कुछ भी। अगर नहीं है तो फिर कंटिन्यू कर दूं? हाँ जी, अगर डाउट नहीं है तो कंटिन्यू कर दूं? अब आ जाइए, सीधी सी बात है, पहले बेसिक बातें निकाल लेते हैं। कौन सी कोर्ट लगेगी? कौन सी कोर्ट लगेगी? हाँ भैया, कोर्ट कौन सी लगेगी? चोरी के केस में कौन सी कोर्ट का केस जाएगा? चोरी हो गई, ये सब हो गया, किस कोर्ट में जाएगा केस? जेएम, न्यायिक मजिस्ट्रेट। कौन से एरिया का? कौन से एरिया का? जयपुर, बिल्कुल सही है। जयपुर में तो चोरी हुई है तो वही आएगा ना। आरोपी का क्या नाम है? आरोपी का क्या नाम है? विक्टिम का क्या नाम है? जांच अधिकारी का क्या नाम है? जांच अधिकारी का नाम नहीं है कमलेश। उसने बोला है कि कमलेश एक एसआई है उस थाने का, जो एक दिन नाका लगा के खड़ा होता है। हमको नहीं बोला कि उसने जांच की है, हम इसको जांच अधिकारी नहीं बोलेंगे। जांच अधिकारी हमें नहीं बताया गया, बताया होता, लिखा होता कि इसने जांच की है। जांच अधिकारी वो होता है जिसने रिपोर्ट पेश की हो, या जिसने जिसके बारे में लिखा हो।
ये हमारे लिए जांच अधिकारी नहीं है, ये याद रख लेना, जांच अधिकारी जो बताया जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इस बात को लेकर? कोई डाउट इस बात को लेकर? हाँ जी, कोई भी डाउट? क्या हो गया, आज पढ़ने का मन नहीं है क्या? हाँ, जजमेंट राइटिंग की क्लास करने का मन नहीं है क्या आज? हाँ ना, कुछ तो बता दो भाई, मन है नहीं है? ठीक है, अब आ जाओ। कमलेश को आईओ नहीं मेंशन किया गया है। हमने ये नहीं बोला था कि कमलेश आईओ है। हमने केस के फैक्ट पे ये बोला था कि पुलिस वाला है एसआई कमलेश, जो एक दिन नाका लगा के खड़ा होता है, वो इस बाइक को पकड़ता है। हमने ये नहीं बोला कि जांच कमलेश कर रहा होता है। हमने ये बोला है कि पुलिस वाला है मालवीय नगर थाने का एसआई सब इंस्पेक्टर कमलेश, जो एक दिन नाका लगा के खड़ा होता है और वो उस बाइक को रोकता है। हमने ये नहीं बोला कि जो कमलेश है वो आईओ है। आईओ हम उसी को मानेंगे जिसके बारे में लिखा होगा, जिसने जांच की है। जरूरी थोड़ी है कि जो आयु है वही नाका लगाएगा, नाका तो कोई भी लगा सकता है। अब बताइए, अभियोजन पक्ष की तरफ से कौन कौन से साक्ष्य हो सकते हैं? अभियोजन पक्ष की तरफ से साक्ष्य बताइए, सीक्वेंस से चलिए और बताते जाइए। अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले आया विक्टिम कपिल। कपिल को क्या नाम दे? PW1। PW1, उसके बाद कपिल की एक बाइक थी, बाइक तो पता नहीं लगा कि भाई कपिल को क्या था। ठीक है, बाइक चोरी होगी, जाके एफआईआर दर्ज कराता है। फिर क्या आ गया? एफआईआर एग्जिबिट P1 लिख दें, प्रदर्श P1 जिसको अपने बोल सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद ये होता है कि भैया वो तो कुछ करता नहीं है। फिर उसके बाद जांच होती है, फिर एक आईओ हो जाएगा, जांच अधिकारी PW2। फिर उसके बाद हो गया भाई कमलेश, एसआई कमलेश PW3, जो बोलेगा कि मैंने जो ये बाइक है ये किससे सीज की? करण से। इसने सीज की है तो सीजर मेमो दिया होगा, सीजर मेमो दिया होगा ना, एग्जिबिट P2, सीजर मेमो दिया होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर पुलिस वाली बाइक थाने आ गई तो कपिल को बुलाया गया, कपिल से पूछा गया, कपिल ने कहा बाइक मेरी है। कपिल ने डॉक्यूमेंट पेश किए हैं बाइक की ओनरशिप के, डॉक्यूमेंट ऑफ बाइक जो कपिल ने पेश किए हैं, वो भी तो कागज एक तरह से एविडेंस हो गया, एग्जिबिट P3। कोई बच गया? कोई भी ऐसा कोई भी बच गया हो जो हम बोल सकते हैं? कपिल हो गया, एफआईआर। हाँ जी, कौन रह गया? सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, वो पुराना फैक्ट है सर, नया फैक्ट है अभी। ईशा निशा गए, आज ईशा निशा छुट्टी में है। नहीं नहीं, आज ईशा निशा नहीं है। दोबारा सुन लो। एक पर्सन है कपिल, जो जयपुर में काम करता है, मालवीय नगर में रहता है। उसकी बाइक है, जिस बाइक का नंबर है RJ14VY123। 5 जनवरी 2026 को कपिल अपने घर आता है। सुबह जब वो उठता है तो देखता है घर का गेट खुला है और बाइक नहीं है। बाइक को ढूंढता है तो बाइक नहीं मिलती, जाकर वो एफआईआर दर्ज करवा देता है मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में। फिर क्या होता है, एक दिन एसआई कमलेश जो है नाका लगा के खड़ा होता है, वो एक बाइक को रोकता है। जो बाइक वाला है वो सही से कुछ जवाब नहीं दे पाता, कागज नहीं पेश कर पाता। ये जो कमलेश है उसको बाइक को थाने ले आता है, थाने लाता है तो जैसे नॉर्मल लोगों को बुलाया ही जाता है कि भैया ऐसे ऐसे करके बाइक है जिसका कोई मालिक नहीं है, अगर कोई है तो आ जाओ। वैसे ही कपिल आता है, कपिल पहचान लेता है कि ये बाइक मेरी है। फिर कपिल इस बाइक को लेकर कागज भी पेश कर देता है। जब बाइक उसकी मानी जाती है, कागज पेश कर देता है, तो ये माना जाता है कि करण ने बाइक चोरी की है। करण बोलता है कि मैंने नहीं बाइक चोरी की, मैंने तो मेरे फ्रेंड से ली है। पर इस चीज को लेकर करण कोई एविडेंस नहीं पेश कर पाया, किससे ली, पैसे दिए, कब दिए, कितने पैसे दिए, कुछ नहीं बोल पाया। ठीक है, अब हमारे लिए बात आती है कि भैया जो अभियोजन पक्ष है उसकी तरफ से साक्ष्य। सर कहानी शुरुआत से चालू करते हैं। सबसे पहली बात जब उन्होंने बोल दी कि कपिल, तो कपिल खुद तो हो गया PW1। फिर कपिल अपने घर आया, बाइक चोरी हो गई, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। एफआईआर दर्ज कराई, एफआईआर हो गई। फिर एफआईआर दर्ज हुई है तो पक्का है कोई जांच अधिकारी भी होगा, एक ये हो गया जो आके बयान देगा अभियोजन पक्ष के लिए।
मैंने जांच किया, मैंने पता लगाया, तो पता लगा कि करण, जो भी जांच के अंदर कि भैया करण बाइक तो है जो कपिल की है, करण कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं ला पाया, जो भी। फिर उसके बाद कहानी, फिर कमलेश जो एक एसआई है जिसने बाइक को सीज किया या जिसने बाइक करण के कब्जे से पकड़ी, ये भी तो आके बयान देगा ना कि मैंने बाइक करण के पास से पकड़ी, जिसके बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि बाइक करण के पास से पकड़ी है इसका मतलब करण ने ही चोरी की है। फिर उसके बाद ऑब्वियस है, अगर कमलेश ने बाइक पकड़ी सीज की तो सीजर मेमो भी होगा। और उसके अलावा थाने के अंदर जो कपिल बाइक के ओनरशिप के कागज, जिसको आप आरसी बोल सकते हो एक तरीके से, वो पेश किए होंगे, तो वो हो गए डॉक्यूमेंट ऑफ बाइक। ये हो गए इतने चीजें, P1 P2 P3, एग्जिबिट P1 एग्जिबिट P2, जिसको आप प्रदर्श बोल सकते हो। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, कौन सी कोर्ट लगेगी, कहाँ की लगेगी, आरोपी का क्या नाम है, विक्टिम का क्या नाम है, गवाह कौन कौन से हैं, ये अपने बनते हैं। कोई भी डाउट? हाँ जी, ठीक है। अब उसके बाद जो आप पता लगाओगे, आप पता लगाओगे इस केस में ऑफेंस कौन से होते हैं, कौन से ऑफेंस हुए हैं। थेफ्ट हो गया, और बताओ ऑफेंस का नाम बताओ, ऑफेंस का नाम। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? आपने भी क्या क्या नाम बोला, थोड़ा बताएंगे दोबारा प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई और कुछ भी, सिर्फ एक ही चलेगा, एक ही ऑफेंस माना जाएगा, एक ही ऑफेंस माना जाएगा। अब हाउस ब्रेकिंग, अब ध्यान देना, ऑफेंस कभी भी एक नहीं होता। हम लोग प्रैक्टिकली ऐसा बोलते हैं, जब आप कानून पढ़ोगे तब ऐसा बोला जाता है कि अरे नहीं यार, ऐसा होता है कि वो पूरी ट्रांजैक्शन को एक ही ऑफेंस माना जाता है। सर पूरी ट्रांजैक्शन को शुरुआत से लेके आखिरी तक को एक ऑफेंस भले ही माना जाता है, पर कहानी बड़ी सिंपल सी है। वो जो जो एक्ट करता जाएगा, अगर वो एक का एक्ट उसका किसी एक ऑफेंस में आ रहा है तो हम उसका भी उस पर सेक्शन लगाते जाएंगे। जैसे कि वो ये कह रहा है कि मैं सुबह उठा घर का गेट खुला था, ऑब्वियस है आदमी रात में सोएगा तो गेट बंद करके सोएगा, बाइक उसके घर के अंदर थी, तो अगर कोई भी बंदा उस बाइक को लेकर गया है तो उसने घर का गेट तोड़ा होगा या खोला होगा, लॉक वगैरह खोला होगा, तोड़ा होगा। एक आधी रात को, रात को ही तोड़ा होगा, वो बोल रहा है कि भैया मैं आया शाम को, सो गया, सुबह सुबह उठा तो बाइक थी नहीं, मतलब रात में ही कुछ हुआ है, सूरज छुपने के बाद, सूरज उगने से पहले। तो बात यह है कि भैया पहली बात रात में हुआ है, और क्योंकि उसने घर तोड़ा है, मतलब गेट वेट उसने लॉक वगैरह तोड़ा है, तो हाउस ब्रेकिंग माना जाएगा। और क्योंकि उसने हाउस ब्रेकिंग विद इंटेंशन ऑफ थेफ्ट की है, तो एक ऑफेंस पहले ही बनेगा, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट विद इंटेंशन टू कमिट थेफ्ट। पता है इस ऑफेंस के बारे में? इस ऑफेंस के बारे में पता है? एक ये होगा। दूसरा, उसने क्या किया, चोरी, और क्योंकि उसने घर में चोरी की है, निवास में की है, तो हम बोलते हैं थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। ये दो दो आरोप लगेंगे उस पर, एक नहीं लगेगा। सिंपल सी भाषा बोलता हूँ, आप अभी घर में बैठे हो, कोई आपके घर में घुसता है, एक ऑफेंस हो गया। आपकी बिना परमिशन के घुस रहा है, कोई ऑफेंस करने के लिए घुस रहा है, एक। अब वो घर में कैसे घुस रहा है, वो जोर जबरदस्ती, गेट तोड़ के, गेट खोल के, ऐसा कुछ, तो हाउस ब्रेकिंग एट नाइट। और क्योंकि अगर वो घर में घुस रहा है चोरी के इरादे से, विद इंटेंशन टू कमिट थेफ्ट, आपको मारपीट, आपके साथ मारपीट करने के इरादे से, विद इंटेंशन टू कॉज हर्ट, एक ही। फिर उसके बाद वो मान लो घर में घुसा, घर में घुसा, उसने आपके साथ मारपीट की, मारपीट। अब मारपीट में आपको कैसा नुकसान हुआ, छोटा मोटा हुआ तो हर्ट, बहुत ज्यादा हुआ तो घोर उपत्ति, ग्रीवियस। उसके अलावा भी अगर उसने कुछ कर दिया, सपोज वो लोग 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं, फिर हम रॉबरी भी उस पर लगा देंगे, अगर वो कुछ साथ में ले गया तो, कोई सामान ले गया तो, ऐसे करके जो जो एक्ट वो करता जाएगा, अगर वो एक एक्ट से कोई ऑफेंस होता है तो हम उस ऑफेंस को लिखते जाएंगे। जैसे इस केस में हम पूरी कहानी बनाएंगे कि इसने क्या किया होगा, आरोपी ने ऐसे किया होगा, ये किया होगा, तो उसमें हम ये दो दो ऑफेंस बनाएंगे। अब ध्यान रखना, इतनी राम गाथा मैंने इसलिए गाई है, आपके पास कभी भी केस के फैक्ट होंगे, आप सबसे पहले यही काम करें, इसके फैक्ट पढ़े, उसके बाद देखा, मतलब निकाला कि भैया इस केस के अंदर ऑफेंस कौन से हुए हैं, एक, पहले ये पता लगाओगे भैया जो आरोपी है इसने क्या ऑफेंस किया है,
जो भी 1 2 3 जितने भी ऑफेंस है, क्या क्या ऑफेंस किए, एक। उसके बाद उनके सेक्शन लिखोगे। सेक्शन कौन से लिखोगे, कौन से वाले लिखे जाएंगे, डेफिनेशन वाले या पनिशमेंट वाले, पनिशमेंट वाले, ठीक है। एक एक काम करो। उसके बाद आप केस की डिटेल कि भैया इस केस में विक्टिम कौन है, आरोपी अभियुक्त कौन है, गवाह कौन कौन है, केस की इंपॉर्टेंट तारीखें क्या हैं, ये सब डेट और समय ये नोट करोगे। कोई भी केस के फैक्ट आएंगे, सबसे पहले आप ये देखोगे कि इस केस में ऑफेंस क्या हुआ है, जो भी एक्यूज है उसने क्या ऑफेंस किए, कौन कौन से ऑफेंस किए हैं, उनमें क्या क्या सेक्शन लगेगा, नंबर 1। उसके बाद आप इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोर्ट कौन सी है, कहाँ की कोर्ट है, आरोपी का अभियुक्त जो है उसका नाम क्या है, विक्टिम का नाम क्या है, जो गवाह है, अभियोजन पक्ष के गवाह कौन है, अभियुक्त पक्ष के गवाह कौन है, ये, ताकि आपके पास एक सेट परफॉर्मा हो के चाहिए। फिर आप जजमेंट राइटिंग को लिखना चालू करें। जी आप इसको मतलब अभी से ही आदत में लाओगे कि अपने को ये करना है पहले, फिर ही आगे चलना है। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का। हाँ जी, कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का, ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। यस, कंटिन्यू कर दूं। ठीक है, अब आ जाओ। अब अपने चालू करेंगे जजमेंट राइटिंग। सबसे पहले अपने पार्ट 1 खत्म करेंगे। पहले मैं, चलो हिंदी वाला पहले लिख दूंगा, फिर इंग्लिश वाला लिख दूंगा, ठीक है। तो सीधा आते हैं अब जजमेंट राइटिंग। पहले आएगा हिंदी वाला, न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कहाँ का आएगा, कहाँ का आएगा, जयपुर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर। फिर पीठासीन अधिकारी डैश, और हिंदी में है तो आरजेएस। अब ध्यान देना, ये पूरा बड़ा लिखोगे। कई लोगों ने, आप में से कई लोगों ने कॉपी भेजी और ये छोटा सा लिख रखा है, नहीं ये बड़ा लिखोगे भैया। बड़ा मतलब एटलीस्ट जब आप जितना आप नॉर्मल लैंग्वेज लिख रहे हो, जितना आप नॉर्मल, वैसा ही लिखोगे पूरा कोर्ट का नाम। ये तो बड़ा बड़ा होना चाहिए कोर्ट का नाम, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये बिल्कुल सेंटर में आएगा और यहाँ कुछ नहीं लिखोगे आप, और ये हो जाएगा उसका पद। उसके बाद केस की डिटेल। केस की डिटेल चाहे तो आप यहाँ लिख दो, चाहे इसके नीचे, चाहे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। केस की डिटेल आ गया, मान लो प्रकरण संख्या डैश, प्रकरण संख्या डैश के बाद एक आपका आ गया प्रथम सूचना रिपोर्ट, या प्रथम सूचना रिपोर्ट, ठीक है, प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर नंबर। अब ध्यान देना, आप में से कई लोगों ने ऐसे किया डैश 2026 डैश 2000। क्यों फालतू के काम करने हैं? हमको क्या लेना देना कब का है कब का नहीं है, फालतू में डैश डैश डालो, छोड़ो। क्यों? आप 2026 2025 इसमें कोई एरर, जैसे एक एक लोग की कॉपी थी, अब उन्होंने क्या किया कि भाई आई थिंक पता नहीं 2026 लिखा के 2025 ऐसा कुछ लिख दिया था, और केस की तारीख तो क्या थी 2026। जैसे अपने केस में केस की तारीख क्या है 2026 है, तो एफआईआर 2026 की तो होगी, नंबर चाहे कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें क्या, छोटी मोटी गलतियां कर सकते, इससे अच्छा क्या सीधा डैश लेगा, प्रकरण संख्या डैश, एफआईआर संख्या डैश, बात ही खत्म। अपने को जब बताई नहीं हुई, अपने क्यों फालतू में इसके ऊपर टाइम वेस्ट करें। सेंटर में ये हो गया पूरा बड़ा बड़ा स्टार्टिंग से, ये सेंटर में प्रकरण संख्या थोड़ा सा इधर खिसका दो, यहां से लिख दो एक, यहां से इसे हल्का सा इधर कर दो। उसके बाद जो भी आपके पार्टी है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से, जैसे मान लो कहाँ आएगा, ये पहले क्या आएगा, राजस्थान राज्य, जरिए, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, या फिर सहायक अभियोजन अधिकारी भी लिख सकते हो। ये पूरा नहीं आया तो सहायक अभियोजन अधिकारी, अभियोजन पक्ष। अब ध्यान देना, मान लो मेरे केस में यहाँ पे मेरा पूरा नहीं है, तो ये नहीं कि अभियोजन अधिकारी को यहाँ ले आऊंगा, नहीं, यहां से लिखूंगा, नहीं, इसके इधर से स्टार्ट कर सकता हूं मैं, ताकि एग्जामिनर का ध्यान रहे कि अच्छा ठीक है ये अलग लाइन है, और
उसी का मतलब इसी का कंटेंट। बिल्कुल यहाँ से लिख दोगे तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। कम से कम इतना थोड़ा जगह छोड़ना, जैसे अपने पैरा खत्म करके दूसरा पैरा चालू करते लिखते हैं ना, वैसे। उसके बाद बना, बना। अब आ जाइए, क्या नाम है आरोपी का, अभियुक्त का क्या नाम है? करण। करण, पुत्र, उम्र, निवास। हमको नहीं बताया हुआ, हमको नहीं बताया हुआ कि वो कहाँ का है, निवासी। ये क्या हो गया? अभियुक्त। अब ध्यान देना, ये कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है कि भैया नीचे ये जो पद आएगा नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। जगह है तो उसी के बराबर लिख दो। ये छोटी छोटी गलतियां, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी गलतियां किसी ना किसी के पेपर में थी, तो मैं इसीलिए सबको ही बता रहा हूँ कि जगह है तो वहीं जाने दो, नहीं जगह है तब अगली लाइन पे, अगली लाइन में भी उसके बिल्कुल आखिरी, बिल्कुल आखिरी। अब उसके बाद आपका आ गया लाइन, ये भी सेंटर में लिखनी है, ठीक है। अपराध अंतर्गत, अपने मान लें कि धारा 1 और 2 है, धारा 1 एवं 2 भारतीय न्याय संहिता 2023। इतना समय है तो पूरा लिख लेना, भारतीय न्याय संहिता नहीं हो तो ऐसे लिख लेना। उसके बाद उपस्थित, ये शुरुआत में लिखो, उपस्थित, सीधा इतना उपस्थित। नंबर 1, विद्वान सहायक लोक अभियोजन अधिकारी डैश। अब पूरी जगह नहीं है मेरे पास, वास्ते राज्य। दूसरा, विद्वान अधिवक्ता डैश वास्ते अभियुक्त। अब ध्यान दे देना, जो एक दो गलती हम करते हैं, जैसे मान लो, अब मैंने आज इतना बड़ा इसीलिए लिखा कि भाई जब से मान लो इस लाइन में खत्म नहीं हो रहा, तो अगर आप ये चालू करो यहाँ से मत लिखो इतना, एटलीस्ट नहीं अपने पैरा खत्म करके दूसरा पैरा चालू करते हैं तो जगह छोड़ते हैं थोड़ी, ताकि दिखे उनको कि भैया हमने ये भी बची हुई लाइन है। तो थोड़ा सा चाहे इस एक शब्द जितनी जगह छोड़ दो, यहाँ से लिखना, ये थोड़ा ध्यान रखो, ये नहीं कि सीधा यहीं से चालू कर दो, ये मत कर। अब ध्यान दे देना भैया हिंदी वाले, सीधा जाइए। सबसे ऊपर आप न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर, हमारे को प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी कुछ नहीं लिखना, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, हम सीधा लिखते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर, जो भी है। ये बड़ा लिखोगे, कईयों ने इसको बिल्कुल छोटा सा लिखा होगा, ऐसा नहीं। फिर उसके बाद पीठासीन अधिकारी बिल्कुल सेंटर में आएगा। फिर ये जो प्रकरण संख्या है या एफआईआर नंबर या प्रथम सूचना रिपोर्ट, ये या तो हल्के से लेफ्ट में लिख दो, बिल्कुल इसके बराबर लिख दो, या यहाँ लिख दो, जो आपको उचित लगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद पार्टी का नाम, राजस्थान राज्य जरिए सहायक लोक अभियोजन अधिकारी या सहायक अभियोजन अधिकारी, अभियोजन, अभियोजन पक्ष भी लिख सकते हो। बनाम करण, करण अपने पास नाम है, बाकी कुछ नाम नहीं पता, निवासी होगा तो लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे। अभियुक्त, ये बताना भूल गया, ये तो हो गया। ये स्टार्टिंग से, जैसे जो पैरा पेज जहां से चालू होता है वहीं से ये वाली लाइनें स्टार्ट होंगी, इसमें कोई ऐसा गैप नहीं है। ये अपराध अंतर्गत, ये सेंटर से चालू करूंगी, जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर चालू किया ना वैसे अपराध अंतर्गत धारा, ये भी स्टार्टिंग से उपस्थित। नंबर 1 विद्वान, ये जरूर लिखोगे विद्वान, विद्वान सहायक लोक अभियोजन अधिकारी डैश, क्योंकि नाम नहीं पता कुछ नहीं, डैश वास्ते राज्य, विद्वान अधिवक्ता डैश वास्ते अभियुक्त। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो फटाफट, ताकि मैं इंग्लिश मीडियम वालों को फिर लिख पाऊँ। कर लिया? हिंदी कोई बच रहा है जिसने लिखना है, या मैं इंग्लिश मीडियम में लिखवा दूँ? हाँ जी, जब लिख लेना तब बता देना, हिंदी मीडियम वाला कोई भी हो तो, ताकि मैं इंग्लिश मीडियम में लिखवा दूँ फिर।
लिखवा दूं? जी वालों का हो गया क्या? बता देना यार, मैं वेट कर रहा हूँ। हो गया? आपको क्लासेस करनी है, क्लासेस करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप डाल देना, कॉल कर लेना। ये लो, मैंने आपको नंबर भेज दिया 94 सही है, भेज दिया नंबर, ठीक है। तो आपको जब भी क्लासेस का पता करना हो आप व्हाट्सएप डाल देना, कॉल कर लेना। अब आ जाओ, चलो भाई अब आ जाओ इंग्लिश मीडियम वाले। भैया इंग्लिश मीडियम वाले सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, इन द कोट नहीं आएगा, कोट आएगा स्टार्टिंग से आएगा और कैपिटल लेटर में आएगा। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जयपुर, पूरा का पूरा कैपिटल में आएगा। जगह बचे तो ब्रैकेट में राजस्थान लिख देना, नहीं जगह बचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कोई जरूरी नहीं है राजस्थान लिखना, इतना ऐसे। फिर उसके बाद सेंटर में एज, अब कैपिटल नहीं, सीधा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर डैश आर जे एस, सेंटर में। उसके बाद एज यूजुअल वही सब, एफआईआर नंबर या केस नंबर या तो यहां से लिख लो, केस नंबर, एफआईआर नंबर जिसको हम लोग नॉर्मली इंग्लिश में लिख देते हैं सीआईएस, या फिर आप वाले थोड़ा हिंदी वाला यहीं से लिखा था तो थोड़ा यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको, सीआईएस नंबर, एफआईआर, और कुछ नहीं, कोई 2026 कुछ नहीं, सीधा। उसके बाद पार्टीज का नाम, हाँ 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 हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ लिख लो, यहाँ से लिख लो, ठीक है, यहाँ लिख लो, कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई अपने को वो नहीं, इसमें अपने पास एक तरह से बोल सकते हो भाई, प्रिविलेज है आपके पास। अब आ जाइए, अब पार्टी का नाम जैसे यहां से स्टार्टिंग कर रहे हो ना, इसी के सीधा ही चलेगा। हिंदी वाले भी ध्यान रख लेना, अभी जहां से आप कोर्ट का नाम लिख रहे हो वहीं से, जैसे मान लो स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का ही बनेगा, राजस्थान का केस है तो ना, कोई और स्टेट का होगा तो वो स्टेट लिखते हैं हम। थ्रू असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। अच्छा अब मेरे को ये बता दो, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएगा कि प्रोसिक्यूशन ऑफिसर आएगा इंग्लिश वालों? ये ध्यान रखो, कई लोगों ने ऐसे किया असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हमारे केस में राजस्थान में हम नहीं लिखते हैं, हम लोग एपीओ ही लिखते हैं। ये ध्यान रख लेना, हमारे यहाँ एपीओ का ही पद बोला जाता है, बोलने में वो लोग एपीपी बोलते हैं, बट हम लोग जो, ये क्या नाम है, कि ऑफिशियली जो है वो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है। कोई डाउट कोई किसी भी तरह का तो पूछ लो। अब यहाँ पर भी एज यूजुअल जगह नहीं थी, नीचे लिखा प्रोसिक्यूशन। अब ध्यान दे देना, एक लाइन तो ये हो गई, दूसरी लाइन में मैंने पद लिख दिया, अब मैं तीसरी लाइन में लिखूंगा वर्सेज। वर्सेज यहां मत लिख देना कि प्रोसिक्यूशन वाली लाइन में वर्सेज लिख देना, नहीं, वर्सेज अगली लाइन में आएगा और वर्सेज पूरा लिखा जाएगा सेंटर में। वर्सेज शॉर्ट में नहीं चलेगा, वी डॉट लगा दिया या वी एस लगा दिया, ये सब नहीं चलेगा। उसके बाद आरोपी का नाम, आरोपी का नाम भी ऐसे यहां से बिल्कुल बराबर, करण, सन ऑफ, एज, रेजिडेंस, रेजिडेंस अपने पास नहीं है तो हम, अगर होता तो लिख देते, एक्यूज्ड, एक्यूज्ड। उसके बाद अब यहाँ सेंटर में जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये चल रहा है ना, बिल्कुल इसी लाइन पे बराबर लिखेंगे। ऑफेंस, ये भी छोटा ही होगा, बस ओ बड़ा लिखा है, ऑफेंस अंडर सेक्शन 1 and 2, भाई अपने सपोज कर रहे हैं कि ये दो सेक्शन है, ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। अब मैंने क्या किया कि भाई अगर आप अगली लाइन में आ रहे हो तो बस इतना ध्यान रख लेना, ये जो पहला लेटर है उससे मत स्टार्ट करना, दूसरे लेटर से नीचे से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ भी स्टार्टिंग में आएगा, जैसे स्टार्टिंग में प्रेजेंट, प्रेजेंट,
नंबर 1 लर्नेड एपी डैश 4 स्टेट, मतलब पूरा लिखना, ये तो मैंने वैसे लिख दिया, पूरा लिखना, अगर समय नहीं तो शॉर्ट में लिख देना, अगर समय ना हो तो, अदरवाइज पूरा लिखना। लर्नेड एडवोकेट डैश 4 एक्यूट। अब आ जाओ, क्या पैटर्न फॉलो किया आपने ने? कोर्ट का नाम, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पद, यहाँ पे आ गया केस की डिटेल, पार्टी का नाम, बस लिखते टाइम ध्यान रखना कोर्ट का नाम स्टार्टिंग से जाए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेंटर में, स्टेट ऑफ राजस्थान या पार्टीज के नाम भी सेंटर से होंगे, वर्सेस का खुद का एक लाइन होगी, वर्सेस को किसी भी लाइन में नहीं डालोगे, प्रॉपर एक लाइन के सेंटर में वर्सेस आएगा, फिर ऑफेंस वाले लाइन भी सेंटर से चालू करोगे, प्रेजेंट वाला स्टार्टिंग से, ये हो गया। कितने पॉइंट बनेंगे? 6 पॉइंट बनेंगे। 6 पॉइंट कौन कौन से हो गए? एक कोर्ट का नाम, 2 पीठासीन अधिकारी, 3 केस का डिटेल, 4 पार्टी का नाम आ गया, 5 ऑफेंस के बारे में हो गया, और छठा आ गया कौन कौन मौजूद है। 6 पॉइंट हो गए। कोई लिख रहा है तो भी लिख लो, जब लिख लेना तब बता देना। पार्ट 1 के अंदर तो छोटा मोटा एरर आप लोगों ने किया था, बट कोई इंपॉर्टेंट, ऐसी बात नहीं छोटा मोटा एरर है तो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियस है वो पार्ट 1 ऐसा है कि भाई एग्जामिनर उसको सबसे पहले देखता है। अब आएगा पार्ट 2। पार्ट 2 में आप में से कई लोगों ने तो बहुत अच्छा लिखा था, कोई भी दिक्कत नहीं है, जिनको मैंने बताया भी दिया कि भैया आपके तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों को दिक्कत है वो मैं अभी बात करते करते डिस्कस कर लेंगे। बता देना जब लिख लेना। यस, लिख लेना तब बता देना ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। स्क्रीन चेंज करनी हो तो भी बता देना। जब लिख लेना तब बता देना। कर दूं कंटिन्यू? कोई लिखने वाला रह तो नहीं रहा? क्योंकि ऑब्वियस है भाई, आज ने पार्ट 1 एंड 2 को फाइनल कर देंगे, इसके बाद आप ही लोगों के भरोसे छोड़ूंगा मैं पार्ट 1 एंड 2 भरोसे, मतलब कि मैं मान के चलूंगा कि आप लोग को पता है। कर दो कंटिन्यू? हाँ जी। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कंटिन्यू कर दूं? चलो ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ, अब कंटिन्यू। अब आ जाओ पार्ट 2।
पार्ट 2 वो है जहाँ पे अपने एक तरह से बोले हम निर्णय लेखन या जजमेंट राइटिंग चालू करते हैं कि भैया पहला पैरा क्या होगा, दूसरा पैरा क्या, वो अपने एक एक चीज यहाँ से चालू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो भाई यहाँ पे आप एक हेडिंग डालते हो, हिंदी वाले हेडिंग डालते हैं निर्णय, इधर लिखते हैं दिनांक, राइट साइड में दिनांक, दिनांक भी कुछ नहीं करना, सीधा डैश डाल के छोड़ दो। इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे, जजमेंट। अब ध्यान देते ना भाई, आप में से कई लोगों ने जजमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी थी। जजमेंट की स्पेलिंग ये है, JUDGE नहीं है जजमेंट में, और कैपिटल लेटर में आएगा, और यहां आप लिखोगे डेट। और कोई बड़ी बात नहीं है, आप अकेले नहीं हो जजमेंट की स्पेलिंग गलत लिखने वाले, ये शुरू शुरू में सबके साथ ऐसा होता है। तो इतना अपने आप को ऐसा फील मत करवाना कि अरे मेरे को तो जजमेंट की स्पेलिंग ही नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी नॉलेज का टेस्ट है, स्पेलिंग का नहीं है। और कोई छोटी मोटी स्पेलिंग, कोई इंपॉर्टेंट स्पेलिंग गलत होगी तो मैं अपने आप बता दूंगा। ये होगा पहला, सीधा आप चालू करोगे, सबसे पहले ये हेडिंग डालोगे। फिर आएगा आपका पैरा 1। पैरा 1 में हम क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे पैरा 1 में, नहीं जी, पैरा 1 में क्या लिखेंगे, हाँ जी, क्या आपकी आवाज कट रही, क्या कह रहे हैं, बिल्कुल बेसिक डिटेल, आरोपी का नाम क्या है, आरोपी पे क्या धाराएं लगाई गई हैं, आरोपी पे किस अपराध के अंतर्गत जो भी आरोप है वो लगाए गए, ये हम पहले लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर ये पहली 2 लाइनें लिखी जाएंगी, एग्जामिनर हमारी ये पहली 2 लाइन पढ़ते ही उसको ये हो जाए कि हाँ हमें पता है, हमने इस जजमेंट को समझ लिया है। तो यहाँ से क्या उसका इंप्रेशन बन जाएगा अपने ऊपर, यार इसको पता है। तो ये हम जरूर लिखेंगे, जैसे कि हम लिखेंगे, मान लो या तो ऐसे लिख देना वर्तमान प्रकरण में, या संबंधित प्रकरण में, या सीधा लिख देते हैं वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त, अभियुक्त का क्या नाम है, करण, अभियुक्त करण पर धारा 1 एवं 2 के अंतर्गत निवास गृह में चोरी करना एवं हाउस ब्रेकिंग एट नाइट को क्या बोलेंगे, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट को क्या बोलेंगे, बोलो भाई, क्या जी, चोरी करने के इरादे से, हाँ, नहीं रात्रि गृह वेतन होगा ना, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट होगा ना। क्या क्या लिखा हमने, अभियुक्त का नाम, कौन कौन सी धाराएं उस पर लगी हैं, और धारा 1 एवं 2 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत निवास गृह में चोरी करना एवं, ठीक है, चोरी करने के इरादे से रात्रि गृह वेतन का आरोप है। इंग्लिश वाले, इन द प्रेजेंट केस, इन द प्रेजेंट केस एक्यूज्ड करण, कुछ नहीं लिखना सन ऑफ, ये सब कुछ नहीं, एक्यूज्ड करण इज चार्ज्ड, जो है वैसे का वैसे लिख रहा हूं, चार्ज्ड अंडर सेक्शन 1 and 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता फॉर ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इन dwelling house and house breaking at night with intention to commit theft. With intention to commit theft.
अब ध्यान देना, ये वो पैरा था, मतलब जिनको पता था भाई ऐसा लिखना होता है, उन्होंने फिर भी कोशिश तो की, बट कहीं ना कहीं हमसे छोटा मोटा कुछ ना कुछ, चाहे एरर बोल दो या हुआ। तो अब आते हैं मुद्दे पे कि अपने को इसको कैसे लिखना है। ये वो पैरा है जो हम जरूर लिखेंगे, हमारी मात्र 2 लाइनें लगेंगे इसके अंदर, पर ये 2 लाइनों के आधार पर हम एग्जामिनर को ये बता देंगे कि हमको जजमेंट राइटिंग पता लग चुकी है। हमने केस के फैक्ट पढ़ने के बाद हमें पता लग गया कि कौन से सेक्शन है और कौन से ऑफेंस है। अगर हमको नहीं पता लगा तब ये मत लिखना, हम खुद डाउट में है कि यार जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं कि नहीं, तब मत लिखना, तब छोड़ देना। लगे कि यार अपने को पता है, जैसे मान लो इस बार जो जजमेंट राइटिंग है वो बहुत ईजी थी, बहुत ही ईजी थी, तो सबको पता था, लिख दो। होगा क्या, एग्जामिनर जैसे ही आपकी ये पहली 2 लाइनें पढ़ेगा, उसके दिमाग में ये इंप्रेशन बन जाएगा कि आपको पता है कि केस किस चीज का है, केस के क्या क्या सेक्शन। अब वो क्या है, वो पहले से ही आपका इंप्रेशन अच्छा बना चुका हो, और जजमेंट राइटिंग यही गेम है, फिर वो उसी हिसाब से ही चेक करेगा। तो ये 2 लाइनें लिखनी है, और इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आरोपी या अभियुक्त का नाम आप लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, और कहा गया कौन सा अपराध है वो लिखेंगे। 3 चीजें, अभियुक्त का नाम, सेक्शन और अपराध। और आप चाहे कैसे भी लिख दो, ऐसा नहीं है कि भाई, बस ये कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज मेंटेन हो। ऐसा नहीं कि अभियुक्त का नाम पहले आएगा, फिर ये धारा आएगी, फिर आरोप, फिर अपराध आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। भी मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, वर्तमान प्रकरण के अंदर अभियुक्तकरण पर क्या नाम है, निवास गृह में चोरी करना एवं चोरी करने के इरादे से रात्रि गैर वेतन का आरोप धारा अंतर्गत फलाना फलाना के अंदर है, या जो भी के अनुसार है या आरोपित है, कैसे भी लिख सकता हूँ। कुछ ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही लैंग्वेज होगी, यही पैटर्न होगा, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, बस ये 3 चीजें आनी चाहिए। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी, हिंदी वाले हिंदी के हिसाब से लिख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश के हिसाब से लिख लो, ताकि अपने आगे बात करें। जब लिख लेना तब बता देना। तो अब ध्यान रखेंगे आप लोग, जजमेंट को जब चालू करेंगे तो निर्णय या जजमेंट की हेडिंग होगी, और पहला पैरा ये होगा ही होगा, कोशिश करेंगे इसको लिखने का। अगर आप खुद ही डाउट में है तब चाहे मत लिखना, अदरवाइज लिखना है। हाँ जी, जब लिख लेना, कंटिन्यू कर दूं, आगे कंटिन्यू कर दूं। चलो, अब आ जाइए पैरा नंबर 2। यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा, पैरा नंबर 2 में क्या आएगा, अब तो ब्रीफ फैक्ट आएंगे ना, ब्रीफ फैक्ट आएंगे। आप लोग प्लीज एक काम करिए, जो अपने ने पिछले लेक्चर में जो बातें की है ना भाई, पार्ट 1 में क्या क्या पैरा होंगे, पार्ट 2 में क्या क्या पैरा होंगे, क्या सीक्वेंस होंगे, उसको याद करिए। अदरवाइज आप लोग अगर कंफ्यूज रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, अगर आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 ही आपको अभी तक नहीं सीखोगे, जब तक पार्ट 3 नहीं हो पाएगा। क्योंकि पार्ट 3 के लिए तो आपको लॉ भी पता होना चाहिए, लॉ अप्लाई भी करना आना चाहिए, उसमें बहुत चीजें हैं। ये तो फिर भी बहुत इजी है, बहुत सिंपल है कि सेट परफॉर्मा है, सेट पैटर्न है, वही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को अच्छे से कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है। अभी पार्ट 1 के अंदर याद कर लो भाई 6 पॉइंट क्या क्या होंगे, पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे पार्ट 2 के अंदर याद कर लो भैया 6 पैरा कौन कौन से होंगे, पहला पैरा कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा। सिंपल सा रूल है, कुछ अलग करना ही नहीं है। पिछले जितने भी अपने लेक्चर किए हैं उसको 1-2 बार देख के ये याद कर लो, या तो फिर जो लेक्चर जब आप करते हो तो साथ साथ नोट्स बनाया करो, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब इसमें क्या लिखना है, क्या आएगा इसके अंदर, क्या आएगा पैरा 2 में,
तथ्य, ठीक है। अब आता है सीधा, जैसे आपने बोला भाई मामला कैसे भी लिख दो, जरूर थोड़ी ये लिखना है प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में निम्न है या प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में अनुसार है, कैसे भी लिख दो, क्या दिक्कत है। हमको बस ब्रीफ फैक्ट लिखने हैं और उस भाषा में लिखने हैं कि भाई एक स्टैंडर्ड भाषा मेंटेन है और कुछ नहीं करना। जैसे मान लो अगर मेरे को लिखना है तो मैं सीधा लिखूंगा भाई, चलो पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ, ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस आर दैट कपिल lodged FIR on 6 जनवरी 2026 इन मालवीय नगर पुलिस स्टेशन। डेट, तारीख, समय, जगह, जो इंपॉर्टेंट जगह वो नहीं छोड़नी। इन मालवीय नगर पुलिस स्टेशन alleging that on 6th January 2026, 5 जनवरी की बात है ना, 5 जनवरी 2026 at midnight, his bike was stolen from his house, ठीक है। उसने एफआईआर दर्ज कराई। और क्या लिखोगे आप बताओ, और अगर कुछ लिखना हो तो क्या लिखोगे, बताइए, और क्या लिखोगे। हाँ जी, और क्या लिखोगे, कुछ भी ऐसा जो लिखने लायक तथ्य, कोई भी ऐसा फैक्ट जो आपको लगता है कि सर लिखना चाहिए। नहीं, अन्वेषण के दौरान नहीं मिली, ऐसा ही जांच अधिकारी नहीं था। हाँ हाँ, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, ये लिख सकते हो, ऐसे गलत नहीं मैं कर रहा हूँ, वैसे बात कर रहा हूँ कि उसको जांच अधिकारी मत बोल देना, ठीक है। हाँ, अब अपने को क्या है, अब यहाँ ध्यान देना, मैंने क्यों इतनी सी लाइन में लिख दिया, क्योंकि हमको भैया राजस्थान के हिसाब से जजमेंट नहीं दिया। अपने पास केस का फैक्ट है कि भैया ऐसा है, उसका ये कहना है कि साहब वो कहाँ से आया, वो कहाँ गया, बाइक का नंबर क्या है, एक बार छोड़ दो, हमारे को कोई लेना देना नहीं। ब्रीफ फैक्ट लिखने लगे हैं, लिख के शॉर्ट से शॉर्ट में निपटाओ जितना हो सके। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट चीजें हटा दो, बट इंपॉर्टेंट चीजें लिखो। वो मत लिखो कि भैया जांच हो रही थी फिर उसके बाद बाइक सीज हुई, वो आगे लिख लेंगे हम लोग, जब हम पार्ट 3 करेंगे तब हमें सब लिख लेंगे। हमें तो सीधा लिखो कि भैया ऐसा है, 6 जनवरी 2026 को उसने एफआईआर दर्ज कराई कि भैया ऐसे करके मेरी जो है बाइक चोरी हो गई है घर से। उसके बाद एज यूजुअल एफआईआर वाज रजिस्टर्ड एंड इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड on completion of investigation charge sheet alleging offense under section 1 and 2 of BNS, यहाँ सिर्फ ये लिखना है, was submitted to court and court took cognizance on basis of police report। हमको जितना हो सके उतना मोटा मोटी बात लिखनी है तथ्य के अंदर। कोई ऐसा नहीं है कि अरे यार ये मिस हो गया, वो यहाँ से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फलाना मिस हो गया, ढिमकाना में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी एग्जामिनर के लिए। वो सिर्फ इतना देखेगा अच्छा ये पैरा तो है ना, है, उसको कोई लेना देना नहीं है आपके इससे। ऑब्वियस है, ऐसा नहीं कुछ भी लिख देना केस से, और जो इंपॉर्टेंट अगर आप उस केस को 3 या 4 लाइनों में बता सकते हो बस लिख देना कि भैया इतनी तारीख को उसने एफआईआर दर्ज कराई। अगर आप इसमें लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, इतनी तारीख को आप में से कोई ऐसा भी लिखेगा कि भैया इतनी तारीख को उसने एफआईआर दर्ज कराई जिसमें उसने बोला कि भैया मेरे घर से मेरी बाइक इतनी तारीख को चोरी हो गई है। फिर आप हो सकता है इसमें से कोई आप में से कोई एक फैक्ट भी लिखे, तो एफआईआर दर्ज हो गई, जांच के दौरान जो है बाइक सीज की गई,
जो SI है कमलेश द्वारा बाइक सीज की गई फलाने या आरोपी या अभियुक्त करण से। फिर आप ये लाइन लिख दोगे कि भैया जांच हुआ, जांच खत्म होने के बाद अनुसंधान पश्चात आरोप पत्र पेश किए गए धारा इस इसके अंतर्गत एंड और जो कोर्ट है तो न्यायालय जो है न्यायालय ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर प्रसंज्ञान लिया। ये हुआ इंग्लिश वाला। इंग्लिश में मैंने क्या किया भाई, सीधा लिख दिया ब्रीफ फैक्ट्स क्या है, उसने एफआईआर दर्ज कराई, एफआईआर के बेस पे एफआईआर दर्ज कराई ये कहने के लिए, एफआईआर 2 लाइनों में वो क्या कहना चाहता लिख दी। उसके बाद एफआईआर के बेस पे इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई तो चार्जशीट पेश किया गया, चार्जशीट के अंदर कौन कौन से सेक्शन के बारे में बताया, किसने क्या क्या आरोप किए हैं, और चार्जशीट के बेस पे कोर्ट ने जो है प्रसंज्ञान या कॉग्निजेंस ले लिया। इसी को अगर मैं हिंदी में लिखूं प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में या निम्न है, या प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि कितनी तारीख 6 जनवरी 2026 को कपिल द्वारा मालवीय नगर थाना या मालवीय नगर पुलिस थाना में बाइक को क्या बोल देंगे हिंदी में, बाइक हाँ मोटरसाइकिल लिख देंगे, मोटरसाइकिल चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। भाई वो तो इसी चीज दर्ज कराएगा ना कि साहब चोरी हो गई बाइक, मेन तो यही मुद्दा था उसका। अपने इतना लिख दो दर्ज कराई गई या तत्पश्चात अनुसंधान आरोप पत्र अभियुक्त करण के खिलाफ धारा 1 एवं 2 भारतीय न्याय संहिता आरोप पत्र अभियुक्त करण के खिलाफ धारा 1 एवं 2 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत न्यायालय में पेश किया गया, न्यायालय में पेश किया गया, न्यायालय द्वारा पुलिस रिपोर्ट पर प्रसंज्ञान या पुलिस रिपोर्ट के आधार पर प्रसंज्ञान लिया गया। अब ध्यान देना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप में से हो सकता है कोई ऐसा हो जो इसमें 2 फैक्ट एक्स्ट्रा लिख दे, जो हो सकता है ऐसा भी लिख दे कि भैया ये 5 तारीख को अपने घर आता है, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गलत नहीं हुआ आपको। बस ये है कि आप लोग इस चीज की आदत डालो, इस चीज की कोशिश करो कि यार अगर मेरे को एक केस को 3 या 4 लाइन में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूं, पहले वो बना लो दिमाग में कि भाई मैं अगर मेरे को किसी को 4 लाइन में बताना हो तो मैं क्या बताऊंगा कि भैया ये जो कपिल है इसकी बाइक इतनी तारीख को चोरी हो गई, कहाँ से चोरी, उसके घर से चोरी हुई, ठीक है। उसके बाद इसने एफआईआर दर्ज कराई तो बाइक जो है मान लो जांच के दौरान या इन्वेस्टिगेशन के दौरान फलाने बंदे से पकड़ी गई। बस इतनी थी मोटी मोटी, इसको लिख लो। अब इसमें से हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जो एक आधी बात इसमें से भी काट दे, दिक्कत नहीं, एफआईआर तक की बात लिख दो। पर उसके बाद ये वाली बात जरूर लिखनी है कि एफआईआर के बाद अनुसंधान हुआ, अनुसंधान के बाद आरोप पत्र पेश किया गया, आरोप पत्र किस धारा में पेश किया गया, ये नहीं लिखना होता आरोप पत्र 193 बीएनएसएस या 173 सीआरपीसी, ऐसा कुछ नहीं लिखना होता। फिर न्यायालय ने आरोप पत्र के आधार पर प्रसंज्ञान लिया, ऐसे लिखना है।
ब्रीफ फैक्ट में ये नहीं लिखना ब्रीफ फैक्ट ही लगे हुए लंबा। ब्रीफ फैक्ट लिखते टाइम जैसे आपने पार्ट 1 पैरा 1 तो लिख दिया, ब्रीफ फैक्ट लिखते टाइम आप हमेशा ये ध्यान रखो कि यार मेरे को अगर ये केस को 4 लाइन में बताना हो, इस केस के फैक्ट, तो मैं क्या बताऊंगा या क्या बताऊंगा, बस उतना लिख दो। उसके बाद ये वाले जो लाइनें है ना, एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट पेश की, चार्जशीट की सेक्शन में पेश की, कोर्ट ने चार्जशीट का चार्जशीट के बेस पे कॉग्निजेंस लिया, ये 4 लाइनें, फिर ये फैक्ट खत्म। कोई इसमें लोड नहीं लेना कि अरे ये तो नहीं मिस हो गया, वो तो नहीं, ये सिर्फ आप बेसिक फैक्ट, जब आप पहला लाइन लिख चुके हो ना संक्षिप्त, तो आप अपने आप को डिफेंड कर चुके हो कि भैया मैं ब्रीफ फैक्ट बता रहा हूँ, मोटा मोटी बात क्या है, एक एक डिटेल नहीं बता रहा हूँ, मोटा मोटी बात में आरोपी अभियुक्त का नाम लिख दो, क्या केस है, मेन इंपॉर्टेंट डेट लिख दो, ये 2-3 बातें होती हैं जो लिख दो बस। कोई भी डाउट इसमें ये नहीं लिखना, जैसे मान लो ऐसा भी कि भैया फिर वो अपने पड़ोसी के, अगर कुछ है पड़ोसी के घर गया, फिर पड़ोसी को उठाया, फिर उन्होंने पड़ोसी ने और इसने दोनों मिलकर बाइक ढूंढी, छोड़ दो ये सब चीजें, यहाँ छोड़ दो, अपने को नहीं लिखनी है, क्योंकि हमको ब्रीफ फैक्ट में सिर्फ 4 लाइनें जो इंपॉर्टेंट होती है वो लिखनी होती है। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल किसी का भी? हाँ जी, किसी का कोई भी सवाल? किसी का कोई भी सवाल? इसको लिख लिया आप लोगों ने? हाँ? देखो मैं आप लोग को दोबारा बोलूंगा, जजमेंट राइटिंग को लेकर इतना डरना मत कि अरे ये ना मिस हो जाए, वो ना मिस हो जाए। पार्ट 1 ऑलमोस्ट आप लोग परफेक्ट हो जाओगे, क्योंकि पार्ट 1 में क्या है, सेट परफॉर्मा है, तो ये है तो यही आएगा, उसमें कोई दिमाग नहीं है ज्यादा। पार्ट 2 को लेकर डरना मत। पार्ट 2 ऐसा है कि उसके अंदर आपको मोटा मोटी बातें लिखनी होती हैं, उसके अलावा कुछ कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपकी की पूरी जजमेंट की मार्किंग होती है, जो आप तो अपने पार्ट 3 जिसको बोलते हैं। ये जो शुरू का जो है ना, जो अपने अभी तक अपने ने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया है, ये सिर्फ आपकी इमेज बनाने के काम आता है। भैया आपको आता है कि नहीं आता, बेसिक भी पता है कि नहीं पता, अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है ना, तो वहां थोड़ा एग्जामिनर आपको लेकर नेगेटिव हो जाता है। मान लो जो स्टार्टिंग वाला नहीं, हेडिंग पार्टी का नाम लिखना, उसमें गड़बड़ हो जाए तो नेगेटिव हो जाता है। पार्ट 2 तो वैसे एग्जामिनर देखता भी नहीं है, उसमें सिर्फ वो पता क्या देखता है, वो सिर्फ पैरा के वो देखता है कि पैरा कौन कौन से लिखे, कोई मिस तो नहीं किया, वो सिर्फ इतना देखता है कि अच्छा पहला ये लिख दिया, दूसरा लिख दिया, तीसरा, उसको ये यार कोई मिस तो नहीं किया कोई पैरा। जैसे वो ये देख चेक करता है कि भैया 351 वाला लिखा कि नहीं लिखा, अपने जो जैसे से लिखेंगे, इसने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य लिखे कि नहीं लिखे, इसने ये लिखा कि नहीं लिखा कि खुली न्यायालय के अंदर चार्जेस या आरोप सुनाए गए, समझाए गए, और जिसको लेकर उसने बोला आई एम नॉट गिल्टी, वो वाली बात लिखी कि नहीं लिखी, इसने जो मुद्दे जो इश्यूज हैं वो सही से लिखे हैं कि नहीं लिखे, इश्यूज जैसे लिखने चाहिए वैसे लिखे हैं कि नहीं लिखे, या एक लाइन में लिख दिया बस, जैसे अपने नहीं पिछली क्लास में बात की थी, भैया ऐसे नहीं लिखना होता कि क्या इसने हाउस ब्रेकिंग एट नाइट की है, क्या इसने चोरी की है, ऐसे नहीं लिखना होता, तथ्य लिखने होते हैं कि क्या जो ये अभियुक्त है, मान लो इसका नाम क्या अभियुक्त, इसके केस में करण, क्या अभियुक्त करण इतनी तारीख को, इतनी रात को, या मिडनाइट, अपने समय नहीं है तो इतनी तारीख को, आधी रात को, या मध्य रात्रि उसके घर में नहीं, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, जो केस के तथ्य हैं वो क्या इतनी तारीख को मध्य रात्रि या इतनी तारीख को वो उसके घर से उसकी बाइक बिना उसकी सहमति कर लेकर गया, ये तथ्य लिखने होते हैं। चोरी के लिए जो जो चीजें होती है वो अपने जब करेंगे तब मैं आपको दोबारा समझा, वो सिर्फ इतना ही देखता है, उसको कुछ नहीं लेना होता कि अरे यार, मतलब जैसे नहीं, अब आपके लॉ वाले आंसर में तो होता है कि अच्छा ये लिखा कि नहीं, ये पॉइंट मिस तो नहीं हो गया, लॉ में तो ऐसा होता है, अच्छा ये पॉइंट मिस हो गया इससे तो उसको नंबर कम दो। यहाँ ऐसा होता है कि पैरा 2 में अच्छा ये है, ये है, ये मोटा मोटी सही है, हाँ मोटा मोटी सही है, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर तो नहीं किया, नहीं सर बड़ा ब्लंडर नहीं किया, इश्यू फ्रेमिंग जैसी होनी चाहिए थी वैसी हुई है, पैरा 2 में फैक्ट होने चाहिए थे, हैं मोटा मोटी सही लिखे हैं बस, फिर वो आपका सीधा पैरा 3 को चेक करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतने डरे होते हैं कि हम लोग पैरा 1 और पैरा 2 में इतना समय लगा देते हैं कि इसी के अंदर हमारे 10-15 मिनट लग जाते हैं कम से कम, घड़ी देखते हैं, पता लगता है जी 15 मिनट तो हो गए, अब सोचते हैं यार 10 मिनट में या 5-7 मिनट में बाकी लिखना है, फिर जहां पर या जिस वजह से नंबर मिलने चाहिए हम वहां पर कुछ भी नहीं करते, फटाफट खत्म करते हैं कि यार फटाफट खत्म करो, नंबर तो वहीं पे मिलेंगे, नंबर तो उसी वजह से मिलेंगे, पर वहां हम
एफर्ट ही नहीं डाल पाते। ये कुछ एक चीजें हैं जो जजमेंट राइटिंग की जो साइकोलॉजी वाला गेम है ना, वो अपने को सीखना है। ठीक है, तो अब अपने क्लास इतना ही रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियस आप लोग इतना ही एक बार रखो, फिर अपने अगली क्लास के अंदर भी इसको कंटिन्यू कर देंगे। देन अगली क्लास के अंदर मैं आपको वैसे एक मैसेज भी कर दूंगा, पर ध्यान रख लेना जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी ना, कौन सा सेक्शन क्या है, उसको थोड़ा आप लोग फॉलो करके आना। अब अपने उसको पढ़ेंगे कि क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग के अंदर कौन कौन से सेक्शंस आपको याद करने हैं भारतीय न्याय संहिता के, और कौन सा सेक्शन कब लगता है, कौन सा सेक्शन है उसका क्या ऑफेंस है, वो कब लगता है। अब अपने लॉ को पढ़ेंगे जजमेंट राइटिंग के पर्पज से। ठीक है, कोई भी डाउट कुछ भी किसी का भी रहे तो पूछ लेना। अब क्लास अपनी तरफ से खत्म है, आप जा सकते हैं, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, ऑब्वियस एज यूजुअल आज मतलब कल की क्लास नहीं होगी, परसों आपकी क्लास होगी, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट रहे कुछ भी रहे तो चाहे मैसेज डाल देना। ओके जी, हाँ जी, हाँ जी जी। नेसेसरी है ये, हम इसके बाद लिखेंगे, पैरा 3 है ये पैरा 3 है। जैसे आज मैंने पैरा 1 और 2 किया ना, ठीक है, थैंक यू विनोद जी, गुड नाइट। पैरा 3 पैरा 2 किया, पैरा 3 है ये, पैरा 3 में यही लाइन होती है, सीक्वेंस है एक। आप ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली में क्या है ना, जैसे अपने अभी चार्ज फ्रेमिंग की क्लास करेंगे, चार्ज फ्रेमिंग का एक टॉपिक हुई, आरोप कैसे बनाए जाते हैं, वो भी अपने से पूछा जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में पता है क्या, दो चीजें होती है चार्ज फ्रेमिंग में, एक तो आरोप बनाया जाता है, फिर उसके बाद उससे को आरोप सुनाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि भैया तुम्हारा क्या कहना है, जिसको हम बोलते हैं प्ली। तो हम इसी को दोनों को ही एक लाइन में लिखते हैं, एक लाइन मतलब एक साथ लिखते हैं कि भैया ओपन चार्जेस वर रेड ओवर एंड एक्सप्लेन टू एक्यूज्ड इन ओपन कोर्ट, चार्जेस वर रेड ओवर एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड टू व्हिच ही प्लीडेड नॉट गिल्टी। तो हमने ये भी लिख दिया कि भैया उसको आरोप पत्र, हम आरोप हमने सुना दिए, समझा दिए, और उसको लेकर उसने कह दिया कि नहीं साहब, मैं मानता हूं कि मैंने ऑफेंस नहीं किया, मैं गिल्टी प्लीड नहीं करता हूं, मैं कह रहा हूं मैंने नहीं किया। ये पैरा 3 है। फिर पैरा 4 आता है अभियोजन के साक्ष्य कौन कौन से, फिर पैरा 5 फिर आएगा, पैरा 5 फिर आएगा जिसके अंदर अभियोजन को हम धारा 351 में उसको एग्जामिन करेंगे, उसमें भी यही बात बोलता है। बस उस केस में हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास फैक्ट में कोई लाइन लिखी हुई है कि भाई अभियोजन से जब पूछा गया तो उसने ये कहा कि मेरे को झूठा फंसाया जा रहा है, मेरा और पुलिस वाले का कोई पुराना नहीं, कोई पुराना विवाद चल रहा है, इसने मुझे, तो वो लाइन वहां लिखी है कि भैया अभियोजन जो अभियुक्त है उसका ये कहना है कि इसको झूठा फंसाया गया है, अभियुक्त का और जो भी जांच अधिकारी है उसका कोई पुराना विवाद चल रहा है और जांच अधिकारी ने इसको झूठा फंसाया है, इसका ये कहना है। फिर हम उसमें लिखते हैं कि क्या ये इसके ऊपर कोई साक्ष्य ला पाया, हम सिर्फ इतना लिखेंगे। अगर ला पाया है तो लिख देंगे कि इसने इसको ये साक्ष्य पेश किया, नहीं ला पाया तो हम लिख देते हैं कि इसने कोई साक्ष्य नहीं पेश किया। फिर आएगा आपका अगला पॉइंट, इश्यू फ्रेम। ये पूरा पैटर्न, ये मैंने आज इतना रखा क्योंकि इतना ही हो पाता है जजमेंट राइटिंग, जितना स्लो और जितना आराम से चलाओगे वो है। ये सीधी सी बात है, लॉ में सीधा सा होता है, मैंने आपको लॉजिक बना दिया, मैंने आपको क्यों दे दिया, आप लॉ याद कर जाओगे। इसमें क्यों नहीं है, इसमें परफॉर्मा है कि ये है तो यही है, पैरा यहाँ पे इस पैरा में ये आएगा तो यही आएगा, क्यों आएगा कोई लॉजिक नहीं, तो परफॉर्मा है। तो यहाँ पर क्या, ये परफॉर्मा जो है ना, जो फॉर्मेट है वो ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको आराम से लेकर चलो, और एक वो ना डर मत बनाओ मन में कि यार ये ना छूट जाए वो ना छूट जाए, कुछ नहीं है, ये लिखना है, कैसे लिखना है वो आपकी इच्छा है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही लैंग्वेज होनी चाहिए, यही शब्द होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये है थोड़ा सा। ओके जी, वेलकम। किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है, मैं वेट कर रहा हूँ, बाकी आप लोग लीव कर सकते हैं। परसों अपने क्लास दोबारा, मतलब कल तो ऑब्वियस एक दिन अल्टरनेट पे होती है जजमेंट राइटिंग, परसों अपने करेंगे जजमेंट राइटिंग की क्लास।